तो हेलो एवरीवन। आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ त्रिशा जुड़े हुए हैं, जो करेंटली पोस्टडॉक कर रहे हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट से। और मैं आप सभी को बता दूं, इनका 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है केमिस्ट्री बैकग्राउंड में। तो आपको आज बहुत सारी चीजें नई सीखने वाले हो त्रिशा से, जो कि इनका जो बैकग्राउंड रहा है इतना बड़ा 12 से 15 साल का केमिस्ट्री का, तो उसमें हम हर पर्सपेक्टिव की बात करने वाले हैं। उसमें हम एमएससी की भी बात करने वाले हैं, पीएचडी की भी बात करने वाले हैं। और इनकी ये दूसरी पोस्ट डॉक रही है यूनाइटेड स्टेट में ही, तो हम उसमें भी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले त्रिशा, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Madhur, for inviting me and also setting up this platform. I have been listening to your podcast recently, and मैंने मतलब ये बहुत ही encouraging है कि researchers from different backgrounds they are sharing their journeys, which I think like will be definitely encouraging for many students, like to एब्सोल्युटली। choose their career paths. यस। और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं हिंदी मेरा बहुत ही खराब है, तो मैं कोशिश करूंगी कुछ भी इधर उधर हो जाए। आई थिंक आई विल ट्राई टू मेक इट अंडरस्टैंड, बट देखते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आप सभी को बता दूं कि एमएससी टिशा ने आईआईटी हैदराबाद से पास आउट हैं। और हम सभी को पता है कि आफ्टर बीएससी जैम का एग्जाम लगता है, और उसमें ऑल इंडिया रैंक 194 रही है त्रिशा की। तो उसके बाद इन्होंने आईआईटी हैदराबाद में एडमिशन लिया। तो ऐसा कुछ था तिशा की आईआईटी हैदराबाद चूज करने का, क्योंकि 194 पे क्या आईआईटी हैदराबाद ही मिल रहा था उस टाइम पे, ऐसा कुछ? हाँ, तो मैं ये एक मतलब अजीब चीज हुआ जब पर्टिकुलरली मेरे बैच के साथ। तो जैम में जो 194 रैंक आया था, तो मेरे जो लाइक पिछले मतलब हमारे जो सीनियर्स थे उस रैंक पे उन लोगों को आईआईटी गुवाहाटी मिला। और जो नेक्स्ट बैच आए हमारे जो एक साल जूनियर्स थे उनको भी आईआईटी गुवाहाटी मिला। बट समहाउ अनफॉर्चुनेटली बोलूं या फॉर्चुनेटली कांट से नाउ, बट हम लोगों को आईआईटी हैदराबाद ही मिला था। उस साल आईआईटी गुवाहाटी वाज द ऑर्गेनाइजिंग आईआईटी। ओके। तो मुझे लगा था कि शायद आईआईटी गुवाहाटी मिलेगा, पर काउंसलिंग प्रोसेस में सब में आईआईटी हैदराबाद ही हुआ। ओके। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एमएससी का आईआईटी हैदराबाद का? मधुर, आई थिंक कुछ हाँ। इन बिटवीन में कुछ नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कनेक्शंस अनस्टेबल। नो हाँ। प्रॉब्लम। हम्म। तो माय क्वेश्चन इज कि आईआईटी हैदराबाद का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही था। क्योंकि आईआईटी हैदराबाद मैं जिस साल ज्वाइन किया था, तो तभी जैसे मतलब 7-8 साल ही मतलब हो चुका था आईआईटी हैदराबाद का। तो अ, जो मतलब जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो थे कि इट वाज लाइक अ सेकेंड जनरेशन आईआईटी। तो वो लाइक उस मोमेंट पे ये ग्रो कर रहे थे। और मतलब हम लोगों का दो कैंपस कैंपस था उस टाइम पे। तो ट्रांजिशन में थोड़ा सा हम लोग ट्रांजिशन पे गए थे, तो वो थोड़ा मतलब नेगेटिव साइड था। और बट पॉजिटिव साइड पे आई थिंक ये कोई भी आईआईटीज के लिए मतलब ये एप्लीकेबल है कि रिसर्च रिलेटेड एक्सपोजर आपको मिलता है कोई भी आप आईआईटी में जाओगे। जी। आ, मेरा जितना एक्सपीरियंस है कि आ, आप बीएससी में जो भी सीख चुके हो उससे ज्यादा शायद उतना कुछ नहीं, थियोरिटिकली कुछ नहीं सीखोगे। बट तुमको रिसर्च रिलेटेड एक्सपोजर मिलता है कि हाउ टू रीड अ पेपर, हाउ टू प्रेजेंट अ पेपर। एंड मोस्टली मतलब मेरा थ्रू आउट मेरे जो हाई स्कूल तक या 12th स्टैंडर्ड तक जो भी जर्नी था वो मैं बंगाली मीडियम स्कूल से पढ़ चुकी हूँ। तो मुझे उतना इंग्लिश पे बोलना या इंग्लिश पे लिखना मतलब बीएससी में भी जो भी थे, जो भी प्रोफेसर्स थे, वो लोग मोस्टली बंगाली पे ही बातें करते थे। हालांकि एग्जाम हम लोगों को इंग्लिश में देना पड़ता था, पर वो लोग बंगाली में ही बातें करते थे। तो वो मुझे मतलब मेरा जो इंग्लिश में पढ़ना लिखना ज्यादातर
वो आई थिंक ग्रो किया आईआईटी हैदराबाद में जाने के बाद। और तुमको रिसर्च फैसिलिटीज मिलते हैं आई थिंक। वो एक यूनिक चीज है। तुमको इन हाउस सिंपोजियम होता था, ओके। जो कि तुम इनसाइड आईआईटी डिपार्टमेंट में तुम अपना काम प्रेजेंट करो, उधर प्रोफेसर सब लोग देखते थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी लोग आते थे। तो आई थिंक वो जो लोग रिसर्च के लिए फोकस्ड है उनके लिए भी मतलब वो एक बेनिफिशियल था, और जो लोग बाकी जॉब्स लाइन में जाना चाहते थे उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल था। ओके। सो त्रिशा, मेरा इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि आपको कब आइडिया हुआ कि मेरे को रिसर्च में ही करियर बनाना है? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, आफ्टर बीएससी भी क्लियर नहीं होता है, आफ्टर एमएससी भी क्लियर नहीं होता है कि मेरे को रिसर्च में जाना है या नहीं जाना है। तो आपको कब क्लियर हम्म। हो गया था? नहीं, आई थिंक मैं बोलूंगी कि इस मामले में मैं थोड़ा सा फॉर्चुनेट थी, क्योंकि मुझे बीएससी में ही कुछ ऐसे टीचर्स मिले थे, मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टीज, जिन लोगों ने इंस्पायर्ड किया था। क्योंकि हम लोग ये कोई कॉलेज के टीचर नहीं थे, पर हम इनके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जाते थे। तो मुझे याद है कि उस बैच में जो भी स्टूडेंट्स हैं, लाइक मोस्ट ऑफ देम वो सब लोग ही पीएचडी करने ही गए हैं। ओके। तो उन्होंने ही मतलब वो उस टाइम पे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के अंडर एक सेक्शन है ट्रॉपिकल, स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, तो उसमें उनके फैकल्टी थे डॉक्टर चंदन शाह। तो वो इतना अच्छे से पढ़ाते थे और रिसर्च के बारे में बात करते थे। और मेरे 12th क्लास में जब मैं पढ़ती थी तो काफी सारे ऐसे सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ था जो उस टाइम पे पीएचडी कर रहे थे। ओके। तो वो लोग समहाउ उन लोगों के जो भी जर्नी थे, जो भी शेयर किया, तो वो कुछ मतलब क्या है ना, स्ट्राइक किया कि हाँ, मतलब रिसर्च के लिए एक इंटरेस्ट ग्रो किया तब से ही। ओके। क्योंकि मतलब आईआईटी जिस जिस टाइम पे मैं एमएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, लाइक जैम के लिए जो भी प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे कैलकाटा यूनिवर्सिटी में भी एमएससी के लिए एक्चुअली चांस मतलब मिल मिल जाते उस टाइम पे, मेरा बीएससी का जो भी नंबर्स था। पर आई थिंक आईआईटी हैदराबाद चूज करने का और एक वो ही रीजन था कि लॉन्गर पर्सपेक्टिव के, आई थिंक वो थोड़ा ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होगा। और एक चीज भी था कि सेमिस्टर प्रोसेस था आईआईटी हैदराबाद में, और जिस टाइम पे तुमको छुट्टी मिलता है उस टाइम पे यू कैन प्रिपेयर फॉर नेट। या। तो ये सब कुछ सोच के तो वो भी एक मतलब बीएससी से ही एक मतलब वो अंदर में था कि हायर स्टडीज करना है। ओके। सो बेसिकली अगर मैं इनकी जर्नी के एक्सपीरियंस से थोड़ा कंक्लूड करूं, तो टीचर का बहुत रोल प्ले होता है, ठीक है, आपके इंटरेस्ट में। कि अगर आपको कोई टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, ठीक है, तो लेवल ऑफ इंटरेस्ट हमको उस सब्जेक्ट में डेवलप हो जाता है। ठीक है। सो टीचर का भी रोल प्ले होता है, और जैसा कि तिशा ने बताया कि सीनियर से उन्होंने बात करी तो थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट हुआ। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैं आप सभी को पहले ये बताना चाहूंगा कि आईआईटी बॉम्बे से तिशा ने पीएचडी पास की है। ठीक है। तो तिशा, आपका शायद ऑर्गेनिक बैकग्राउंड रहा है, राइट? हम्म। ओके। सो यस। ओके, तो आपका एमएससी आईआईटी हैदराबाद के बाद आईआईटी बॉम्बे में एंट्री, जैसे दो चीजों से हम देख सकते हैं। एक तो इंटर आईआईटी सिस्टम होता है, इंटरव्यू देते हैं हम। और सेकंड थिंग कि सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम लगता है, उसमें टिशा की ऑल इंडिया रैंक 40 रही है। ठीक है। तो आप किस पाथ से गए थे, थ्रू सीएसआईआर नेट और इंटर आईआईटी सिस्टम? नहीं, मैं तो नेट दिया था, नेट एग्जाम दिया था। तो मैंने 2015 में एमएससी ज्वाइन किया। तो आई डोंट नो अभी एक साल में एक बार नेट होता है या दो बार। दो बार। हमारे टाइम पे दो बार। दो बार ही होता है, राइट? तो हमारे टाइम पे भी दो बार ही होता था, एक आई थिंक दिसंबर में और एक हाँ। जून जुलाई के सही। टाइम पे। तो मैंने 2015 में दिसंबर में भी नेट दिया था, पर कुछ मार्क्स के लिए मेरा मतलब वो कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। तो देन अगले साल फिर से 2016 में मैंने यूजीसी दिया, ओके। मतलब वो नेट दिया। तो हम्म। इवेंचुअली मेरा 40 रैंक आया था। ओके। आई थिंक हमारे टाइम से वो सीएसआईआर यूजीसी वो प्रेफरेंस वो चला गया था। तो मतलब पहले जैसे होता था कि सीएसआईआर
के लिए कुछ प्रेफरेंस रहता था कि CSIR इंस्टीट्यूट्स विल ओनली टेक CSIR क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, बट हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, तो आई थिंक वो हो गया था ओके। क्लियर। तो आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन थ्रू इंटरव्यू था आपके लिए? हाँ। ओके। सो कैसा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का आपका, और आप स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि आप ये चीजें ध्यान में रख सकते हैं फॉर इंटरव्यू? हाँ, तो जैसे मेरा था कि मतलब वंस यू क्वालिफाई, आई थिंक नेट गेट डीएसटी के थ्रू भी काफी लोग जा सकते हैं, बट जितना भी रैंक हो, कोई भी IIT आइजर किधर भी तुम जाओगे तो तुमको इंटरव्यू देना पड़ेगा उन लोगों के। और ये 3 डिफरेंट सेक्शंस रहता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। और उसमें जैसे मेरा मतलब रिसर्च या बैकग्राउंड जो भी है वो ऑर्गेनिक पे बेस पे है, पर मैं जिसके पास मतलब जो भी मेरा सुपरवाइजर रहे हैं डॉक्टर देवव्रत माइती, तो वो एक्चुअली इनऑर्गेनिक के डिवीजन के अंडर में थे, क्योंकि हमारे जो काम था वो थोड़ा सा बोल सकते हो कि इंटरफेस में है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के। तो इसीलिए मुझे इनऑर्गेनिक सेक्शन पे ही पर्टिकुलरली इंटरव्यू देना पड़ा था। तो हाँ, आई थिंक इंटरव्यू में वैसे मतलब मोस्टली बेसिक क्वेश्चंस ही लोग पूछते हैं, और ये पूछते भी है कि आपके कोई प्रोफेसर के पास काम करने का कुछ प्रेफरेंसेस है कि नहीं। ओके। एंड प्रोफेसर को भी मैंने पहले मेल किया था कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर वर्क एंड आई वुड लाइक टू वर्क विथ यू, पर उन्होंने पहले मुझे बोला कि पहले तुम क्वालिफाई करो तो फिर देखते हैं। ओके। तो वैसे ही मतलब अगर तुम इनऑर्गेनिक पे दे रहे हो तो मोस्टली डिपेंड करता है कौन पैनल में है, तो उसके हिसाब से बायो इनऑर्गेनिक से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तुमको मतलब बोर्ड में भी जाके दिखाना पड़ सकता है। तो सो बेसिकली आपका जो जिस सोच के साथ आप जा रहे हैं कि मेरे को इनऑर्गेनिक के साथ आगे बढ़ना है या ऑर्गेनिक के साथ आगे बढ़ना है, तो हम्म। उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। और सेकंड। हाँ, हाँ, क्योंकि ओके। काम तो मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही मोस्टली है, पर सिंस प्रोफेसर माइती वाज एफिलिएटेड टू मोस्टली अंडर इनऑर्गेनिक सेक्शन, तो उसके लिए इनऑर्गेनिक में भी मुझे मतलब प्रिपेयर्ड मतलब थोड़ा ब्रश अप करना पड़ा था ओके। इंटरव्यू देने के टाइम पे। हम्म। तो तिशा, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जिन प्रोफेसर की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे हम्म। टाइम पे उन प्रोफेसर से पीएचडी करने के लिए बात होती थी आईआईटी कानपुर में कि हमको आईआईटी बॉम्बे के इन प्रोफेसर के अंडर पीएचडी करनी है। तो वन ऑफ द बेस्ट हम्म। प्रोफेसर से तिशा ने पीएचडी कंप्लीट की है। ठीक है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे आपने पीएचडी कंप्लीट की, देन अभी आप पोस्ट डॉक कर रहे हैं, तो पीएचडी का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आईआईटी बॉम्बे में? आई थिंक PhD मतलब क्या है कि ये अनलाइक BSc और MSc, ये जर्नी थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल BSc में और MSc में तुमको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स, एक स्ट्रक्चर टाइमलाइन तुमको मिलता है। तुमको इंस्ट्रक्टर जो आते हैं जो भी पढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग पे वो क्वेश्चन पूछते हैं, ये तुम्हारे पास एक प्रॉपर सिलेबस होते हैं। पर रिसर्च में जो भी है कि हाँ, एक राफली 5 इयर्स टाइमलाइन है, पर तुम किसके ऊपर काम करोगे, तुमको कितना फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, ये थोड़ा लैब टू लैब वेरी करते हैं। ओके। और इसका कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसका इसीलिए मतलब ये जर्नी सबके लिए अलग अलग है। राइट। तो मेरा जैसे है कि मतलब ओवरऑल आई वुड से इट वाज प्रिटी गुड। ओवरऑल IIT बॉम्बे में जो भी फैसिलिटीज हैं, आई थिंक मैं ये बोल सकती हूँ कि मतलब इधर के जो आईवी लीग कॉलेजेस भी है, जैसे मैं कोलंबिया में रह चुकी हूँ, अभी कॉर्नेल में हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि इनका जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में जो भी फैसिलिटीज है, आई थिंक IIT बॉम्बे कैन टोटली कम्पीट विद दैट। और कुछ जगह पे तो मैं बोलूंगी कि मोर देन दैट, अबव लाइक दीज फैसिलिटीज इन दीज यूनिवर्सिटीज। ओके। एक चीज तो वो था। सेकेंडली जो था कि आई थिंक प्रोफेसर माइटी वाज वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ चूजिंग योर प्रोजेक्ट्स एंड हाउ यू वांट टू
कैरी आउट योर प्रोजेक्ट्स। ग्रुप मीटिंग्स होते थे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे था कि फर्स्ट 2 years यू वर्क विथ योर सीनियर एंड ट्राई टू गेट एन आइडिया अबाउट जो भी डोमेन है तुम्हारा, उसमें क्या हो चुका है क्या नहीं हो चुका है, एंड देन यू स्टार्ट working on or picking your own projects या and start working on that. ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल एग्री विथ मी कि ये जर्नी मतलब एकदम फ्लॉलेस स्मूथ बिल्कुल भी नहीं होता है, और मतलब यू विल एनकाउंटर विथ लॉट्स ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स वेरी लाइक टू फ्रीक्वेंटली देन एनी पॉजिटिव रिजल्ट्स। और बट ये है कि मतलब एक कंसिस्टेंसी आई थिंक रखना पड़ता है। यू शुड कीप ऑलवेज योर सेल्फ लाइक मोटिवेटेड, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक फर्स्ट पॉइंट मुझे तो यही लगता है कि अगर तुम पैशनेट बहुत नहीं हो तो आई थिंक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए। ओके। Yeah, but otherwise, I think I had amazing seniors, colleagues, even juniors. I think who inspired me like through every stages of my PhD career. Or Professor Mighty to the, I think he pushed like us everyone to do our best. ओके। सो जैसा मैम ने बताया कि पैशनेट अगर आप नहीं हो तो आप परस्यू होने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े पीएचडी में। तो इनका एक्सपीरियंस से आप ये भी देख सकते हैं कि फेलियर्स बहुत आते हैं पीएचडी में। मैंने भी जितने सर और मैम दी इनसे इनसे भी बात करी है आज तक, तो उन्होंने यही बताया है। तो मेरा एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन रहता है कि पीएचडी ज्वाइन किनको करनी चाहिए। कुछ पैरामीटर्स आपके अकॉर्डिंग, मैं ये हर कुछ, ये जो क्वेश्चन है मैं हर किसी से पूछता हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग क्या पैरामीटर्स है कि स्टूडेंट्स के अंदर अगर ये चीजें आ रही हैं दिमाग के अंदर तो वो सोच सकता है पीएचडी करने के लिए। और यू कैन आंसर इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, यू कैन कंफर्टेबल, सो यू कैन आंसर इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। हाँ, स्टूडेंट्स को चूज करना चाहिए राइट। पीएचडी। आई थिंक देखो, पीएचडी करियर ऑप्शन तो है, पर तुम्हारे जो भी स्कूल टाइम है उसके बाद आई थिंक जो लॉन्गेस्ट पीरियड है उसके बाद जो कोर्स डिमांड करता है वो है पीएचडी, राइट? इज roughly 5 years, but based on different labs culture, it can be 6 years, 7 years, or I don't know, like beyond that it could be also. तो ये एक तुम्हारे लाइक, और जो है कि जिस फेज पे तुम ये पीएचडी ज्वाइन करना चाह रहे हो, करने जा रहे हो, तो वो भी क्या है कि आई थिंक अ वेरी वाइटल फेज ऑफ योर लाइफ। तो तुमको उस जगह पे वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। आई थिंक एज ए करियर ऑप्शन डेफिनेटली इट विल ओपन लॉट्स ऑफ डोर्स, क्योंकि अगर तुम पीएचडी क्वालिफाइड हो तो बहुत सारे जॉब्स पे तुम जा सकते हो। एट द सेम टाइम इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट लाइक वेरी इजीली दैट आज मेरा पीएचडी खत्म हो जाएगा और कल मुझे मतलब बहुत जॉब। सारे पैसे कमाने लग जाओगे और तुमको जॉब मिलने लगेगा। तो ये चीज नहीं है। रेदर आफ्टर एमएससी और बीएससी, इफ यू थिंक लाइक पीपल कैन हैव डिफरेंट सिचुएशंस, उनके राइट। फैमिली सिचुएशंस हो सकते हैं, पर्सनल सिचुएशंस हो सकते हैं जिसके लिए उन लोगों को उस टाइम पे एक स्टेबल जॉब लेना जरूरी है। तो दे कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट दैट आफ्टर एमएससी। एमएससी के बाद भी काफी सारे गवर्नमेंट जॉब्स है, प्राइवेट जॉब्स भी राइट। है, पाथ फाइंडर, फिटजी, इन सब जगह पे जो मेंटर के जो जॉब्स है वो भी काफी सारे जॉब्स है जो मिलते हैं। तो दे कैन ऑलवेज थिंक अबाउट दैट। और बट पीएचडी में ये है कि ये मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज लाइक योर पैशन अबाउट रिसर्च, and then it will after some time, probably it will not, probably eventually, but it will take time that it will give you some results. राइट। The thing is like to that you can do whatever you like ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब जैसे कोई भी नॉर्मल जॉब्स में जैसे होता है कि यू वर्क अंडर somebody, बट आई थिंक पीएचडी इवेंचुअली
कुछ टाइप का फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा भी तुमको देते हैं कि आई थिंक अगेन इट डिपेंड्स ऑन लैब टू लैब, राइट। पर अभी तक का सफर आया है तो हर स्टेप में मुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी मिला है कि, और ये जो है कि मतलब एक टाइम पे ऐसा भी लगेगा कि ठीक है रिएक्शन फेल हो रहा है, तो वो भी तुमको एक किक देगा कि अच्छा फेल हो रहा है तो कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। ओके। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी है वो भी तुमको ग्रो करता है ओवर पीएचडी। बट हाँ ये स्मूथ जर्नी तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो ये थोड़ा सोच समझ के खुद को मतलब बार बार क्वेश्चन करके ये मतलब लेना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि लाइक आई डिडंट गेट एनीथिंग दैट्स व्हाई आई एम जॉइनिंग पीएचडी, आई थिंक दैट वुड बी मतलब डिफिकल्ट, मतलब प्रॉब्लम होता है लॉन्गर रन पे। बिल्कुल सही कहा तिशा ने कि ये जो लास्ट में पॉइंट बताया उन्होंने कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो हम सोचते हैं कि सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करके और स्कॉलरशिप हम गेट का कर लेंगे, ठीक है, कि हम पीएचडी कर लेते हैं फिर तो, लेकिन आप उसको परस्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जैसा कि बताया तिशा ने अपनी जर्नी से कि फेलियर्स बहुत आते हैं, ठीक है, और आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, ठीक है, और टाइम टू टाइम आपको सेल्फ मोटिवेट खुद को ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पीएचडी की जर्नी वही है कि जैसे हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं और वो उसका 3-4 महीने से एक रिएक्शन कर रहे हैं और उसका रिजल्ट जीरो आ रहा है, देन वापस रीस्टार्ट करना है उस चीज को। तो ये चीजें हम थोड़ा सा ध्यान में रख के कि ऐसी जर्नी रहने वाली है, इसलिए ही हम ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि आपको रियलिटी पता लग सके कि एक्चुअल में जो पीएचडी की लाइफ होती है वो कैसी रहती है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि पीएचडी से पोस्ट डॉक और सीधा यूनाइटेड स्टेट आप पहुंच चुके हैं। तो ये कैसा था, मतलब कि कैसे पीएचडी के बाद हम पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा एक चीज मैं जो पहले का मेरा जो आंसर रहा उसके साथ मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि it's not always that you will inevitably you will face negative results, and it's not like that very disappointing if like ऐसा सुनने को लगा, क्योंकि आई थिंक पीएचडी ओवरऑल एक जो इंसान है ना उसको चेंज कर देते राइट। हैं। पीएचडी के आगे जो इंसान है वो पीएचडी के बाद ये सेम नहीं होता है, क्योंकि मतलब पीएचडी इज डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी अनलाइक बीएससी और एमएससी। तो एक इंसान आफ्टर पीएचडी ग्रो लॉट्स ऑफ स्किल्स, मतलब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं अंडर हाई प्रेशर, तुम कैसे परफॉर्म कर सकते हो, हाउ टू नेटवर्किंग विद अदर पीपल, हाउ टू राइट योर ओन मैन्युस्क्रिप्ट, तो काफी सारे जो है स्किल्स वो भी डेवलप करते हैं, और वो मतलब एज ए पर्सन भी तुमको मतलब ग्रो ग्रो करते हैं। करने में हेल्प करते हैं। हाँ तो वो एक चीज है। मैंने मतलब जैसे ऐसे है कि मैं बोल रही थी कि कोई भी अगर है कि कुछ नहीं मिला तो नेट पीएचडी करने चले आए। बट मैंने काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा कि जिसका इनिशियल में ऐसा प्लान था कि ठीक है चलो ट्राई करते हैं, बट इवेंचुअली आई थिंक इट वाज लाइक इन देयर सबकॉन्शियस और इट वाज वेरी सटल somewhere, but eventually they grew interest for the research and they actually started like performing quite good। तो ये ऐसा नहीं है all मतलब कि देखो अगर थोड़ा सा भी तुम्हें पैशन है तो तुम परस्यू करो, राइट। यही मेरा काम है। और तुम्हारे जो ये क्वेश्चंस है कि कैसे पोस्ट डॉक के लिए एप्लीकेशन करे, तो आई थिंक ये डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट प्लेसेस ये थोड़ा डिफर करता है। जैसे तुम यूरोप में अगर अप्लाई करोगे तो आई थिंक व्हेन यू आर फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर ऑफ योर पीएचडी, तो अगर तुम प्लान कर रहे हो कि नेक्स्ट एक साल में मेरा पीएचडी कंप्लीट हो गया, तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रपोजल्स जो कि यूरोप में है, जैसे मारी कुरी फेलोशिप है, हम्बोल्ट फेलोशिप है, न्यूटन फेलोशिप है। पोलैंड में भी उन पॉलिश गवर्नमेंट का एक खुद का फेलोशिप है, तो उसमें भी तुम अप्लाई कर सकते हो। और बट यूएस में जो भी है, एक तो नेहरू फुलब्राइट फेलोशिप है, पर मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, पर वो भी
यूएस में जाने के एक साल पहले से तुमको एक होस्ट ढूंढ के उनके साथ बातचीत करके प्रपोजल लिख के सबमिट करना पड़ता है। इट टेक्स 1 ईयर एटलीस्ट। ओके। अदरवाइज जो मोस्ट कॉमन अभी तक रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर यूएस दैट तुमको जिस फील्ड पे काम करना है तो उस फील्ड में तुम देखो कि आई थिंक वाइल डूइंग पीएचडी तुमको ये आइडिया हो ही जाएगा कि अच्छा इस फील्ड पे यही काम करते हैं ये लोग, तो उनके प्रोफाइल तुम जॉट डाउन कर सकते हो। तुम एक्सेल फाइल में भी लिख के रख सकते हो थ्रू आउट योर पीएचडी, जैसे जैसे देखते हो अगर कोई फील्ड तुमको मतलब अट्रैक्ट करते हैं तो। And then once you are thinking of applying for postdoc, you can mail them that how their research like attracts you and how you can क्या बोलते हैं आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो राइट। उनके रिसर्च ग्रुप में, हाउ योर करंट स्किल कैन बेनिफिट देम। तो वो भी मतलब ब्लेंड करके लिखना पड़ता है। उसके साथ तुम्हारा जो फुल रिसर्च सीवी है, एक रिसर्च समरी, ये देना पड़ते हैं। एंड देन इवेंचुअली इफ उन लोगों को लगता है कि हाँ आई थिंक दिस पर्सन कैन बी अ गुड फिट फॉर माय ग्रुप, सो देन दे माइट आस्क यू फॉर एन इंटरव्यू, जूम जूम इंटरव्यू। वो ग्रुप के साथ भी हो सकता है, पीआई टू स्टूडेंट पर्सनल भी हो सकता है। एंड यू हैव टू प्रेजेंट योर रिसर्च वर्क एंड वो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, तुम आंसर दोगे। कभी कभी कोई कोई ग्रुप है जो रिसर्च जो आइडिया जो तुम उसके ग्रुप में जाके करना चाहते हो तो उसको में भी बताना पड़ता है, तो वो भी पूछते हैं, तो वो भी प्रेजेंट करना पड़ता है। हाँ, एंड देन इवेंचुअली इफ दे थिंक दैट यू लाइक यू आर अ गुड फिट फॉर देयर ग्रुप दे विल हायर यू। ओके। तो बेसिकली आपको आपको पहले तो इंटरेस्ट आपको देखना चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको हम्म। प्रोफाइल देख के आपको मेल करना चाहिए। ठीक है। हम्म। मेल के साथ आप अपना सीवी ऑब्वियसली, और जो आपका एरिया ऑफ रिसर्च है वो आपको भेजना पड़ता है। देन इंटरव्यू वो कंडक्ट करवाते हैं, और जैसा बताया कि पर्सनल भी हो सकता है और ग्रुप वाइज भी इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं कि आईआईटी बॉम्बे से सबसे पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी तिशा ने पोस्ट डॉक करी है। तो इसका ड्यूरेशन जैसे मैं देख रहा हूँ कि वहां पे 1 साल ही रहा है। ठीक है। जो कि इंडिया में ऐसा आपको आइडिया है कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग 2 से 3 साल या 4 साल तक जा रहता है। हाँ, जैसे है कि अगर तुम एकेडेमिया में जाना चाहते हो तो मोस्टली दे वांट के तुम्हारे एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके। um, या तो मेरा कोलंबिया में 1 ही साल का था सफर। उसके बाद मैंने कॉर्नेल पे मूव किया। अभी जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरा थोड़ा सा वो था कि केमिकल बायोलॉजी डोमेन में मुझे थोड़ा सा जाना था। ओके। क्योंकि अगर तुम लॉन्गर टर्म में सोचते हो कि वेदर इट इज इंडस्ट्री और एकेडेमिया, मतलब तुम ऐसा काम नहीं, मोस्टली लोग ऐसे काम नहीं करते हैं जो कि हुबहू एग्जैक्टली सेम है जो अपने पीएचडी में किए हैं। तो थोड़ा सा वर्सेटाइल होना चाहिए। और हाँ, तो इसीलिए। ओके। सो कैसा रहता है मतलब यूनाइटेड स्टेट में एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी जाना, तो कैसा आप प्रोसेस रहता है वो आप थोड़ा बताना चाहिए। हाँ मतलब प्रोसेस तो वैसे स्मूथ है जो भी है कि अगेन तुमको इंटरव्यू ही देना पड़ता है एक जगह से एक दूसरे जगह पे मूव करने में। अम तो वीसा का भी एक चक्कर है, पर आई थिंक अगर कोई भी पीआई तुम में इंटरेस्टेड है और तुमको हायर करना चाहते हैं तो और कुछ मैटर नहीं करता है। बेसिकली वो ऑटोमेटिकली बाकी जो इंटरनल काम है जो वीसा प्रोसेस वगैरह जो भी है तो वो मतलब हो जाता है, तो उतना डिफिकल्ट नहीं है। एंड यू कैन ऑलवेज मूव, मतलब ये बहुत ही कॉमन चीज है लोग करते हैं। क्योंकि तुम एक सोच के जाते हो, देन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे सिचुएशंस अराइज कर सकते हैं, फंडिंग सिचुएशन अराइज कर सकता है, तुम्हारे जो एक्सपेक्टेशंस था वो नहीं मीट कर रहे हैं उसमें, तो वो भी हो सकता है कि तुमको उधर जाके लग रहा है कि अच्छा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे ज्यादा काम करना है, तो
इसीलिए आई इफ आई स्विच टू दैट अदर लैब सो आई विल बी मच मोर बेनिफिशियल। तो वो भी बहुत सारे चीजें आते हैं एक्चुअली। ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब आपका क्या टारगेट है, मतलब अकेडमिया, मतलब प्रोफेसर बनने में आप जाना चाह रहे हैं या फिर इंडस्ट्री लाइन में? अभी तक तो मतलब इच्छा है कि एकेडमिया में जाने का, पर आई एम फ्लेक्सिबल। क्योंकि कभी कभी मैं भी मतलब थोड़ा सा इम्पेशेंट मतलब हो जाती हूँ कि क्या अभी तक मेरा 3 साल तो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मोस्टली जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स है तो वो लोग बोल चाहते ही है कि मतलब एटलीस्ट 3 इयर्स रिसर्च पीरियड पर मैं काम करना मतलब शुरू किया है, तो देखते हैं क्या होता है। बट आई एम फ्लेक्सिबल टू लाइक एनी पोजीशंस और या ओके। तो मतलब आपने मोस्टली प्रेफरेंस है एकेडमी, तो तो, देखते हैं। तो आपने जैसे बताया कि अभी थोड़ी देर पहले कि प्रोफेसर, जो हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं, तो उसके लिए क्या 3 साल पोस्ट डॉक हमको करनी पड़ती है, ऐसा कुछ सिनेरियो रहता है? हाँ, आई थिंक ये लाइक ऑफिशियल अनऑफिशियल तो है कि अगर मतलब ऑफिशियली बोल सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए आपको 3 साल पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस वो लोग चाहते हैं। ओके। ग्रेड 2 जो भी है उनके लिए तुम 3 साल के अंदर भी काम मतलब करोगे तो भी चलेगा, पर मोस्टली मैं देखती हूँ कि लोग असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 में ही लोग ज्वाइन करते हैं। अच्छा। ओके। बट अगर तुम इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हो तो इतना कुछ मतलब वो नहीं है, मतलब स्ट्रिक्ट पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस उतना नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट पोस्ट डॉक में पब्लिकेशंस भी उतना नहीं चाहते हैं। तो कोई 6 महीने का भी किसी का मतलब एक्सपोजर है तो उसमें भी चलेगा। ओके। ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैम के अप्रोक्स 20+ पब्लिकेशन है, ठीक है, और टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। और ये कॉन्फ्रेंसेस, 7 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर चुकी है, उसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंक्लूडेड है, ठीक है। मैम, इतनी लॉन्ग जर्नी आपकी रही है एक केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है, और अभी तो और चलने वाली है। तो आप आने वाले स्टूडेंट्स को जो पीएचडी करने वाले हैं और जो पोस्ट डॉक करने वाले हैं, उनको क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे पॉइंट्स में कि आप इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें तो आप और बेटर कर पाएंगे? आई थिंक मैं स्टिल अभी भी लर्निंग मोड पे हूँ। मैं भी नया सीख रही हूँ एवरी डे। हाँ, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब जो जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं और जिस स्टेज लाइफ के जिस स्टेज पे ही है जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो मतलब अपने क्या बोलता है विथ फुल एनर्जी फुल पैशन के साथ करते हैं, आई थिंक दे विल सक्सीड नो मैटर व्हाट हैपेंस। क्योंकि अब मतलब हमारे जो भी कभी कभी है ऐसा होता है कि अगर हम लोग उतना एफर्ट नहीं देते हैं तो हम एक्सक्यूज देते हैं राइट। कि अच्छा ये इसके वजह से नहीं हुआ, ये उसके वजह से नहीं हुआ। आई थिंक वो मतलब दिमाग से निकलना चाहिए। जो भी हो, अगर तुम बहुत पैशनेट हो, अच्छा तुम्हारे पास फिनेंशियल क्राइसिस है, पर अगर तुमको लगता है कि तुम इस गोल पे रीच करना चाहते हो, आई कैन टेल यू दैट मतलब कहीं से कभी से मतलब तुमको वो मौका मिल जाएगा, मतलब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगा। जस्ट आई थिंक काम करते जाना चाहिए, यही बोलना चाहती हूँ। और पीएचडी के टाइम पे स्पेसिफिकली जो भी है कि एक मेंटल हेल्थ का जो भी एक चीज आते हैं तो ऑलवेज विथ योर पीएचडी मुझे लगता है कि एक पैरेलली एक कुछ हॉबी परस्यू करना चाहिए। वो स्पोर्ट्स हो सकते हैं, वो लिटरेचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दूसरा कुछ तो वो परस्यू करना चाहता है तो वो ना एक सिंक के तरह काम करता है। और एक गुड गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं होंगे, जिस तुम रिसर्च नॉन रिसर्च कोई भी टॉपिक में बात कर सकते हो, वो भी है। और अभी जैसे कि सोशल मीडिया बहुत मतलब पॉजिटिव काम भी कर रहे हैं, नॉट ऑल मतलब काफी सारे ऐसे भी चीज है कि जो एडिक्टिव है, नेगेटिविटी है, पर काफी सारे मतलब अपॉर्चुनिटीज भी अभी है, जैसे लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म, एक सैंडल जैसे है।
तो कोई भी मतलब और स्कॉलरशिप्स भी है जो जिनके बारे में तुमको पता चलेगा। तो डेफिनेटली अगर किसी को लगता है कि अच्छा मुझे इस जर्नी पे जाना है और इस करियर पाथ आई थिंक लेना है, तो वो डेफिनेटली वो सब फॉलो कर सकते हैं। ओके। सो तिशा ने जैसे आप सबको बताया कि ऑब्वियसली जो भी हमारा करियर पाथ है उसमें, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो पीएचडी का हो, चाहे अनदर पाथ हो, उसमें एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड होना चाहिए और हॉबी होनी चाहिए जिसको आप परस्यू कर सके। ठीक है। और थोड़ी चीजों का ध्यान, पेशेंस होना चाहिए आपको उस करियर के लिए। ठीक है। और पेशेंस तो आपको रखना ही होगा। सो तिशा, थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। और बिल्कुल ये स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आपको जो भी क्वेरीज हो, जैसे पीएचडी से पोस्ट डॉक के लिए हम कैसे एसओपी या फिर सीवी के लिए हम भेज सकते हैं प्रोफेसर को, या एमएससी के बाद कैसे भेज सकते हैं, तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जब भी तिशा को टाइम मिलेगा तो वो आपके आंसर दे सकती हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच तिशा। थैंक यू, थैंक्स टू यू अगेन मधुर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स माय प्लेजर। ओके, थैंक्स।